नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चालकता मिति या चालकता मूलक अनुमापन की, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस। चालकता मूलक अनुमापनों में अनुमापन करते समय चालकता का प्रयोग किया जाता है। मतलब अनुमापनों में चालकता द्वारा अंतिम बिंदु ज्ञात करने की विधि को चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं, है ना। एंड पॉइंट जो है वो चालकता के द्वारा निकाला जाता है। इन अनुमापनों में कोई सूचक कार्य काम में नहीं लिया जाता। यह इस तथ्य पर आधारित है कि चालकता आयनों की संख्या व उनके प्रकार, यहाँ प्रकार से मतलब है अपना कि अलग अलग आयनों की गति अलग अलग होती है, तो गति के संदर्भ में प्रकार की बात कर रहे हैं, है ना। तो आयनों की संख्या, चालकता दो बातों पर निर्भर करती है, आयनों की संख्या पर व उनकी गति पर, है ना। तो उनके प्रकार मतलब उनकी गति के संदर्भ में उनके प्रकार पर निर्भर करती है। चालकता इन दो बातों पर निर्भर करती है, आयनों की संख्या पे और उनकी गति कितनी है। चालकता मूलक अनुमापन चालकता सेलों में किए जाते हैं। किए कैसे जाते हैं? जैसे सामान्य टाइट्रेशन जो है, सामान्य अनुमापनों में हम ब्यूरेट में एक विलयन लेते हैं और एक विलयन एक बीकर में नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे बीकर के स्थान पर ये चालकता सेल प्रयोग किए जाते हैं। चालकता मूलक अनुमापन चालकता सेलों में किए जाते हैं। चालकता सेल इस तरीके का एक उपकरण होता है, एक बर्तन होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए होते हैं ना। तो ये विलयन आता है तो इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से इसकी चालकता ज्ञात कर ली जाती है। तो चालकता सेल में एक विलयन लेते हैं व इसमें दूसरा विलयन, ज़्यादातर जो दूसरा विलयन है वो अधिक सांद्रता वाला, जो ज़्यादा गाढ़ा विलयन है ना, वो ब्यूरेट में लिया जाता है। ब्यूरेट की सहायता से इसमें धीरे धीरे डालते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण साधारण बात है, अपन सीधे समझ सकते हैं कि भाई जो ज़्यादा विलयन, जो गाढ़ा विलयन है वो कम मात्रा में मिलेगा, है ना। तो कम मात्रा में मिले इसलिए उसको ब्यूरेट में ले लेते हैं। तो इनमें से दूसरा विलयन मतलब अधिक सांद्रता वाला ब्यूरेट की सहायता से इसमें धीरे धीरे डालते हैं। हर बार विलयन मिलाने के बाद चालकता मापी से विलयन की चालकता ज्ञात की जाती है। थोड़ा सा विलयन डाल देते हैं ब्यूरेट में से और उसके बाद उसकी चालकता हम नापते रहते हैं। मापी गई चालकता में तन्यता के कारण संशोधन किया जाता है। अब यहाँ इस बात को समझें, तन्यता के कारण संशोधन कैसे है कि जैसे अम्ल और क्षार को अपन मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार मिलाने पर लवण और जल बनता है। तो अब जल बन गया उसमें, तो जल बनने से जो चालकता सेल में हमने विलयन लिया है, उस विलयन या जो पदार्थ लिया है वो तनु हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया के द्वारा उसमें जल बन गया। तो उसकी जो है चालकता जो है वो थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी, वास्तविक चालकता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जल के बनने से विलयन तनु हो गया। तो ये बात यहाँ लिखिए कि मापी गई चालकता में तनुता प्रभाव के कारण संशोधन किया जाता है। तनुता प्रभाव क्या हुआ यहाँ पे कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया के उपरांत, जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रिया का उदाहरण लें कि अम्ल और क्षार की अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं, अनुमापन कर रहे हैं, तो उसमें लवण और जल बनेगा। तो जल बनने से जो हमने चालकता सेल में जो हमने लिया है विलयन, वो तनु हो जाएगा। जो पदार्थ लिया उसका तनु हो जाता है। तो उसके प्रभाव को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, तो उसी को तनुता प्रभाव कह रहे हैं। तो उसमें संशोधन करते हैं। तो तनुता प्रभाव में संशोधन करने के लिए क्या करते हैं? इस प्रकार से तनुता प्रभाव में संशोधन की माना कि प्रेक्षित चालकता C है, जो हमने चालकता नापी वो C है मान लो, तथा अनुमापन व अनुमापक, अनुमाप व अनुमापक जिसके द्वारा अनुमापन कर रहे हैं हम, और अनुमाप जिसका अनुमापन कर रहे हैं। तो अनुमाप का मतलब हो गया जो चालकता सेल में हमने लिया है, और अनुमापक जो ब्यूरेट में लिया है ना। तो अनुमाप व अनुमापक के आयतन क्रमशः कैपिटल V और स्मॉल v हो तो संशोधित चालकता C डैश क्या होगी? कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू ये प्रेक्षित चालकता C, है ना। तो
इस सूत्र की सहायता से वास्तविक या जो संशोधित चालकता है वो हमें करेक्टेड चालकता। अब इसमें वो जो इफेक्ट उसका था ना, पानी के बनने का, जल के बनने का, जिससे विलयन तनु हो गया था, उसको यहाँ पे संशोधन हमने उससे कर दिया था। इस सूत्र की सहायता से वास्तविक या संशोधित चालकता ज्ञात कर ली जाती है। संशोधित चालकता व अनुमापक के आयतन के मध्य वक्र खींचा जाता है। जो ब्यूरेट में जो हमने लिया है उस विलयन का आयतन एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं ज़्यादातर, है ना, और चालकता के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस ग्राफ में एक बिंदु पर मिलती हुई दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं और दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अनुमापन की अंतिम बिंदु होता है। दो लाइनें हमें मिलती हैं, अगर वो लाइनें लगातार नहीं होती, कंटिन्यूअस नहीं होती, तो उनको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके उनको पीछे तक बढ़ा के और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वही एंड पॉइंट होता है। इस बिंदु के संगत आयतन को पढ़कर अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। ये बात आपको अभी और उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस ग्राफ की सहायता से हम अंतिम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। चालकता मापी अनुमापन दो प्रकार के होते हैं। चालकता मापी अनुमापन दो तरीके के होते हैं, अम्ल क्षार अनुमापन व अवक्षेपण अनुमापन। अम्ल क्षार का डायरेक्ट अनुमापन कर सकते हैं या उन अभिक्रियाओं का अभिक्रियाओं का भी हम यहाँ पे एंड पॉइंट या अनुमापन कर सकते हैं जिनमें अवक्षेप प्राप्त हो जाते हैं। सामान्य अनुमापन में हम अवक्षेप बनने वाली अभिक्रियाओं का अनुमापन नहीं कर पाते हैं। तो ये दो प्रकार के अनुमापन पढ़ते हैं, इसके द्वारा किए जा सकते हैं चालकता में। तो पहला है अम्ल क्षार अनुमापन। अब हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो इस प्रकार प्रबल अम्ल दो प्रकार के और अम्ल दो प्रकार के और क्षार दो प्रकार के। तो दो और दो की वजह से इनके चार कम्बिनेशन बन गए, चार प्रकार के कम्बिनेशन हुए। इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहला प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का अनुमापन। दोनों ही प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। इसका उदाहरण आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH ले लें। तो किसी प्रबल अम्ल HCl का किसी प्रबल क्षार NaOH के द्वारा अनुमापन करने पर निम्न प्रकार की अभिक्रिया होगी। NaOH प्लस HCl, इससे क्या बनेगा, NaCl और H2O, है ना। अब ये चूंकि दोनों ही प्रबल है, तो प्रबल आर्हेनियस ने समझाया था कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या लवण जो होते हैं उनका आयनन पूरी तरह हो जाता है। तो ये प्रबल है इसलिए इनका पूर्णतः आयनन हो जाएगा। ये Na प्लस NaOH से क्या क्या मिलेगा हमें, Na प्लस और OH माइनस। इसी तरीके से HCl से मिलेगा H प्लस और Cl माइनस, है ना। और ये लवण बन गया तो इसका भी अनुमापन, आयनन पूरा Na प्लस और Cl माइनस में हो जाएगा। तो अम्ल विलयन को चालकता सेल में लेते हैं तथा NaOH को अनुमापक क्या है यहाँ पे, NaOH, है ना, क्षार। तो क्षार को ब्यूरेट में ले लेते हैं। प्रारंभ में विलयन की चालकता H प्लस व Cl माइनस आयनों के कारण होगी। प्रारंभ में चालकता सेल में क्या चीज है अपने पास, प्रारंभ में चालकता सेल में हमारे पास HCl है, ये इसी को लिया हमने। तो HCl की चालकता में किन के आयनों के कारण है, H प्लस और Cl माइनस के कारण। तो ऐसे लिखा है, प्रारंभ में विलयन की चालकता H प्लस व Cl माइनस आयनों के कारण होती है। ठीक है। अब ब्यूरेट से जैसे जैसे NaOH विलयन मिलाया जाता है, विलयन में उपस्थित H प्लस आयन NaOH के OH माइनस आयनों से क्रिया कर लेते हैं। H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन जो हमने ऊपर से डाले हैं, इन दोनों से क्रिया करके ये दोनों क्रिया कर लेते हैं, H प्लस आयन और इन दोनों की क्रिया से क्या बनेगा, H2O बना देते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ, देखो कि यहाँ पे ये अपने पास H प्लस और Cl माइनस था, इसके मिलाने से हमें बन गया यहाँ पे NaCl। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से नेट इफेक्ट हमें ये मिला कि H प्लस आयन रिप्लेस हो गया Na प्लस आयन से। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से H प्लस आयनों के स्थान पर कम गति वाले Na प्लस आयन आ गए, इसमें आ जाते हैं, जिससे विलयन की चालकता कम हो जाती है ना।
H प्लस की गति तो बहुत तेज है और Na प्लस की गति कम है, इसलिए H प्लस को जब आपने रिप्लेस कर दिया NaOH से Na प्लस आयनों से, सोडियम आयनों से, तो उसकी विलयन की चालकता कम हो जाएगी रेखा ए बी के अनुरूप। तो इसका ग्राफ हमने किया चालकता में और क्षार के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो चालकता इस तरीके से, ए बी जो लाइन है पहले ज़्यादा होगी चालकता, और जैसे जैसे NaOH मिलाएंगे ये चालकता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, है ना। और अंतिम बिंदु आ जाएगा इसमें, हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन अंतिम बिंदु जब आ गया उसके बाद हम तो लगातार NaOH डालते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा और चालकता नापते जा रहे हैं। तो अंतिम बिंदु के बाद क्या होगा कि H प्लस तो खत्म हो गया उसमें बिल्कुल, है ना। अब H प्लस HCl की जगह क्या बन गया, NaCl बन गया। अब पूरा HCl खत्म होने के बाद ऊपर से NaOH डालेंगे, है ना। तो अंतिम बिंदु के बाद और अधिक NaOH डालने पर विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है। अब OH आयन इसमें बढ़ने लगे क्योंकि OH अब कंज्यूम नहीं हो रहे, H प्लस है ही नहीं विलयन में जिससे क्रिया करके ये H2O बनावे, तो OH आयन इसमें एक्सिस में हो गए। तो आयनों की सांद्रता, OH आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है जिससे विलयन की चालकता भी बढ़ने लगती है। तो अंतिम बिंदु के बाद फिर दोबारा चालकता इसमें इस तरीके DC लाइन के अनुरूप या CD लाइन के अनुरूप इसमें चालकता बढ़ने लगती है। सरल रेखाओं AB व CD को पीछे बढ़ाने पर, इनको पीछे अपना एक्स्ट्रापोलेट करा तो ये यहाँ पे X बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो X बिंदु पर काटती हैं, अतः X ही अंतिम बिंदु होगा, एंड पॉइंट, ये X एंड पॉइंट होगा। इस बिंदु के समतुल्य क्षार का आयतन, इस अब ये X जो बिंदु है इसके यहाँ पे ये रीडिंग जो क्षार कितना डाला हमने, तो यहाँ से अपन को पता लग जाएगा क्षार कितना डाला, है ना। तो इस अंतिम बिंदु X के अंतिम बिंदु, इस बिंदु के समतुल्य क्षार NaOH का आयतन सेल में लिए गए HCl के उदासीन करने के लिए प्रयुक्त हो गया। तो ये जो एंड पॉइंट है हमें यहाँ पे ये क्षार का आयतन हमें पता लग गया और ये अनुमापन हो गया। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये था कि जब दोनों अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल रहे। अब दूसरा वैरायटी देखें, दूसरा कि अम्ल प्रबल और क्षार, एक प्रबल और दूसरा दुर्बल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का उदाहरण लें। प्रबल अम्ल वह अपना वो HCl तथा दुर्बल क्षार NH4OH के मध्य अनुमापन की क्रिया निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाएगी। कैसे, HCl और NH4OH क्रिया करके क्या बनाएंगे, NH4Cl और H2O। चूंकि NH4OH ये NH4OH जो है ना दुर्बल क्षार है, अतः इसका आयनन कम मात्रा में होगा, अतः इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, HCl प्रबल है तो H प्लस और Cl माइनस, और NH4OH दुर्बल है तो इसको ऐसे ही लिख दिया हमने, है ना, आयनन इसका कम होगा इसलिए। ये लवण है। अब लवण चाहे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का हो, कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी अम्ल और क्षार का हो, लवण का आयनन पूर्णतः होता है। तो NH4Cl NH4 प्लस Cl माइनस में इसमें आयनन हो जाएगा इसका, है ना। तो जैसे जैसे आरंभ में चालकता किन आयनों के कारण होगी, आरंभ में हमने चालकता सेल में क्या लिया है, HCl अम्ल, तो आरंभ में चालकता H प्लस और Cl माइनस आयनों के कारण होगी। और जैसे ही हमने इसमें NH4OH डाला तो ये इससे क्रिया करके OH आयन H प्लस आयन से क्रिया करके वाटर बना देंगे, और NH4 प्लस आयन Cl से करके NH4Cl आयन बना देंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे आपने H प्लस आयन को किससे रिप्लेस कर दिया, NH4 प्लस आयन से, है ना। Cl आयन तो पहले भी है और Cl आयन बाद में भी है। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या बचा, H प्लस आयन, इसको अगर काट दें आप, यहाँ पे Cl माइनस यहाँ इधर से हटा दो, Cl माइनस इधर से हटा दो, और इनका आयनन, इसका आयनन बहुत कम है तो इसको भी अपन नेगलेक्ट करें, तो क्या हुआ यहाँ पे H प्लस आयन किससे रिप्लेस हो गए, NH4 प्लस आयन से, हैं। अतः जैसे जैसे HCl को NH4OH से अनुमापित करते हैं वैसे वैसे H प्लस आयन NH4 प्लस आयनों से विस्थापित हो जाते हैं तथा H प्लस आयन अधिक गतिशील, चूंकि H प्लस आयन अधिक गतिशील है, जबकि NH4 प्लस आयन जो है, अमोनियम आयन जो है,
वो तुलनात्मक रूप से कम गतिशील होते हैं, परिणाम स्वरूप चालकता में तेजी से कमी आती जाती है। तो H प्लस को रिप्लेस कर दिया अमोनियम आयन से, तो चालकता इस AB लाइन के अनुरूप तेजी से कम होती जाएगी। तथा अंतिम बिंदु के बाद अपन NH4OH और डालेंगे, तो NH4OH मिलाने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में OH आयन नहीं मिलते, क्योंकि ये दुर्बल है ना। जैसे पिछले केस में तो NaOH प्रबल था, इसलिए चालकता तेजी से बढ़ी, लेकिन यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ना, दुर्बल क्षार है, इसलिए इसका आयनन कम होगा और ये ज़्यादा मात्रा में OH हमें नहीं देगा, इसलिए अतः चालकता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी। तो अब यहाँ पे CD लाइन जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट वर्टिकल थी इस तरीके से 45, ये यहाँ पे थोड़ी सी लेटी हुई है ना, क्योंकि चालकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही। अब पूर्व के अनुसार AB को पीछे एक्सट्रापोलेट करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे CD को पीछे बढ़ाएंगे, तो इनकी क्रॉस X बिंदु से यहाँ पे एंड पॉइंट हमें पता लग जाएगा। तीसरे केस की बात करें, तीसरा केस क्या हुआ, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अनुमापन। दुर्बल अम्ल का उदाहरण एसिटिक अम्ल CH3COOH, वो प्रबल क्षार का उदाहरण NaOH। तो इन दोनों की क्रिया करने से CH3COOH और NaOH की क्रिया करने से CH3COOH सोडियम एसीटेट और जल बन गया। अब ये दुर्बल है, तो इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख दिया, NaOH प्रबल है तो Na प्लस और OH आयन माइनस आयन इस प्रकार लिख दिया इसको। ये लवण है ही, तो लवण का भी आयनन हो जाता है ना। तो आरंभ में अब देखें, आरंभ में चालकता सेल में हमारे पास एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल तो बहुत दुर्बल है, इसलिए शुरुआत में चालकता तो बहुत कम होगी, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसमें NaOH डालेंगे तो एसीटेट एसिटिक एसिड की जगह क्या बन जाएगा अपने पास, सोडियम एसीटेट लवण बन जाएगा, है ना, इसलिए चालकता बढ़ेगी। तो आरंभ में सेल में केवल एसिटिक एसिड होगा जिसकी चालकता दुर्बल होने के कारण कम होगी। जब इसमें NaOH डाला जाता है तो विलयन में Na प्लस आयनों की संख्या बढ़ने लगती है और विलयन की चालकता बढ़ने लगती है। जैसे जैसे Na प्लस H आयन इसमें बढ़ेंगे, Na प्लस आयन, वैसे वैसे चालकता बढ़ती जाएगी। ये AB के अनुरूप चालकता इसमें बढ़ती जाएगी, और अंतिम बिंदु प्राप्त होने के पश्चात और अधिक NaOH डालने से विलयन में Na प्लस आयनों के साथ साथ OH माइनस आयनों की भी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो OH आयन में वृद्धि होने से ये चालकता तेजी से CD के अनुरूप बढ़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि गति के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो गति है वो H प्लस आयन की गति है, और नंबर 2 पे जो आयन आता है वो है OH माइनस आयन। तो नंबर 2 पे OH। अच्छा, यहाँ पे है तो ये नंबर 2 पे, लेकिन इन दोनों की गति में, H प्लस आयन की गति में और OH माइनस की गति में भी बहुत ज़्यादा फर्क है ना। और बाकी सारे आयनों की गति तो OH से भी बहुत ज़्यादा कम है ना। तो सबसे ज़्यादा गति H प्लस आयन की है और OH की भी उससे बहुत कम है। इसका कारण क्या है कि ये जो और बाकी सारे आयनों की तो बहुत ज़्यादा ही कम है, इनमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि इनकी गति करने का तरीका अलग है ना। जैसे बाकी सारे आयन तो गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, जबकि ये जो 2 आयन है H प्लस वो OH माइनस आयन, ये जो है वो सीधे नहीं चलते, ये क्या करते हैं, कूदते हुए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल पे जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल से छूट के दूसरे मॉलिक्यूल पे जुड़ गए, तो ऐसे कूदते हुए से जाते हैं। इसलिए इनकी गति अलग होने के कारण, अलग तरीके से चलने के कारण इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। तो इस केस में जैसे जैसे विलयन के अंदर NaOH डालते हैं तो इसमें OH माइनस आयन आ गए, और OH आयन माइनस आयन की चूंकि गति तेज होती है इसलिए यहाँ पर चालकता तेजी से ये बढ़ गई, है ना। तो अतः विलयन की चालकता तीव्रता से वृद्धि होगी, जिससे निम्न वक्र द्वारा दर्शाया, इस तरीके से दर्शाया गया है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है इन सब केसों को, है ना। बाकी जो आप पहला वाला जो केस है ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इसके अनुरूप इसको आप अपने शब्दों में इन सबकी व्याख्या और कर सकते हैं, है ना। या तो ऐसे लिख दें जैसे मैंने लिखा, या इसकी व्याख्या आप अपने अनुसार, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है।
दुर्बल समय के अनुसार। अब कैसे लिखेंगे ये, परीक्षा में जितना समय हो और जितने नंबर का प्रश्न हो उसके हिसाब से ये लिखा जाएगा। तो चौथा केस, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन, जब दोनों ही दुर्बल हो। दोनों दुर्बल का उदाहरण क्या है, एस्टिक एसिड, और दुर्बल क्षार NH4OH। अब इन दोनों की अभिक्रिया लिखें, एस्टिक एसिड NH4OH, सोडियम एसीटेट और जल। तो अब ये दोनों ही दुर्बल है, इनका आयनन बहुत कम होगा। आयनन किसका होगा, इस लवण का, एस्टिक आयन और NH4OH। अब शुरुआत में चालकता सेल में क्या चीज है अपने पास, एस्टिक एसिड, दुर्बल अम्ल है ना, तो इसकी चालकता कम होगी। इसमें NH4OH डालने पर लवण बन जाएगा, क्या, अमोनियम एसीटेट, है ना, अमोनियम एसीटेट बनेगा यहाँ। इसके कारण चालकता में वृद्धि होगी। क्योंकि लवण की तो आयनन हो जाता है, इसलिए आयन बन गए यहाँ पे। इनका आयनन कम है, एस्टिक एसिड का आयनन कम होगा और अमोनियम एसीटेट का आयनन ज्यादा होगा। इस वजह से चालकता में वृद्धि होने लगेगी। तो शुरुआत में तो वक्र कैसे आएगा, AB के अनुरूप, ठीक है। लेकिन अंतिम बिंदु के बाद क्या होगा, अंतिम बिंदु के बाद और ज्यादा NH4OH मिलाएंगे, और NH4OH दुर्बल है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पे तो चालकता में कोई खास वृद्धि नहीं होगी, चालकता लगभग स्थिर रहेगी। तो वक्र कैसे मिलेगा अपने को, CD के अनुरूप, और इनका क्रॉस बिंदु से हम यहाँ पे अंतिम बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। तो चालकता मूलक अनुमापनों का एक प्रकार तो यह है कि अम्ल क्षार के अनुमापन। अम्ल क्षार के अनुमापन, उनमें 4 केस हमने देख लिए। दूसरा जो फायदा है वो दूसरे तरीके के अनुमापन जो है वो इसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करे जा सकते हैं, अवक्षेपण अनुमापन, वो अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बन जाते हो। तो चालकता, इसका उदाहरण देखें, चालकता मापन से अवक्षेपण अनुमापन भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट और KCl का अनुमापन निम्न प्रकार होता है। सिल्वर नाइट्रेट KCl से क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट आप जानते हैं, जैसे इसको सिल्वर आयन को कहीं पे हैलाइड आयन मिलता है, फटाफट ये सिल्वर हैलाइड बना देता है। तो AgNO3 और KCl क्रिया करके AgCl और KNO3 बनाएंगे। इनका इस तरीके से हमने आयनन कर दिया। अब ये AgCl प्रेसिपिटेट है तो इसका आयनन नहीं है ना, ये लवण है तो इसलिए इसका आयनन हो गया। चालकता सेल में सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तथा ब्यूरेट में KCl का विलयन लेते हैं। तो आरंभ में विलयन की चालकता Ag+ और NO3 आयनन, क्योंकि अपने चालकता सेल में सिल्वर नाइट्रेट लिया है, कारण होती है। जब इसमें KCl का विलयन डाला जाता है तो चालकता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। कारण यहाँ पे आप Ag+ आयनों को रिप्लेस कैसे कर रहे हो, K+ आयनों से, है ना। पोटेशियम, यहाँ पे चालकता किसकी वजह से, शुरुआत में Ag+ NO3- की वजह से, और बाद में चालकता किसकी वजह से, पोटेशियम K+ और NO3। तो NO3 हटा दें तो क्या किया आपने, Ag+ आयनों को K+ आयनों से रिप्लेस कर दिया। इन दोनों आयनों की चालकता लगभग बराबर है, क्योंकि Ag+ और KCl की गति लगभग बराबर होती है। अतः अंतिम बिंदु के पश्चात विलयन की चालकता में तेजी से वृद्धि बढ़ती है, क्योंकि विलयन में K+ और Cl- आयनों की वृद्धि हो जाती है ना। तो आरंभ में चालकता तो AB के अनुरूप बढ़ी, और उसके बाद चूंकि अंतिम बिंदु आ गया तब आपने ऊपर से और KCl डाल दिया, है ना। तो जैसे ही KCl ऊपर से डाला तो K+ Cl की वजह से तेजी से CD के अनुरूप ऊपर जाती हुई इस तरीके से चालकता में वृद्धि हो जाती है। और इनके वो पुराने इसको एक्सट्रापोलेट करके और इनके अंतिम बिंदु इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी तरीके के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो दूसरा उपयोग है वो ये है कि इससे अवक्षेपण अनुमापन किए जा सकते हैं। अब इनका लाभ क्या है भाई, जब साधारण टाइट्रेशन हो सकते हैं तो फिर चालकता से टाइट्रेशन करने की आवश्यकता क्या हुई, क्योंकि इसके कुछ लाभ है ना। लाभ क्या है वो देखें। चालकता मूलक अनुमापनों के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले क्या है, तनु विलयनों का अनुमापन किया जा सकता है। जो साधारण अनुमापन है जैसे NaCl और वो जैसे HCl और NaOH का ले लें, है ना, वो साधारण उन विलयनों का अनुमापन किसी इंडिकेटर फिनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज किसी को डाल के उसको अनुमापन किया जा सकता है। लेकिन अगर उनके विलयन अत्यंत तनु हो, डायल्यूट बहुत, HCl बहुत डायल्यूट हो और NaCO बहुत, तो उनका अनुमापन मुश्किल से होता है ना। ये जो मैंने उदाहरण के लिए प्रबल दोनों ले लिए,
है ना। बाकी अगर दुर्बल हो तो टाइट्रेशन और मुश्किल हो जाता है। तो तनु विलयनों का अनुमापन साधारण तरीके से इंडिकेटर की विधि से मुश्किल से होता है, अतः उसमें इन चालकता मूलक अनुमापनों का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो ये लाभ है। दूसरा, रंगीन विलयन, जैसे कोई रंजक द्रव्य का अनुमापन किया जा सकता है। अब डाई है, अब कोई डाई है, अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगी तो कपड़ों को अगर हमने उससे एसिडिक उससे रंग दिया तो वो कपड़े को ही जला देगी। तो उस डाई का हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितना एसिडिक है या कितनी एल्कलाइन है, तो उसका टाइट्रेशन करना। अब साधारण विधि से तो उसका टाइट्रेशन या अनुमापन कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा, वो खुद ही डाई खुद ही रंगीन है। तो रंगीन विलयन जैसे रंजक द्रव्यों का अनुमापन इस विधि से किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई दूसरा सूचक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तीसरा, इस विधि से प्रबल व दुर्बल अम्लों के मिश्रण का अनुमापन किया जा सकता है। यहाँ पे हमने जो उदाहरण पढ़े उसमें एक अम्ल और एक क्षार लिया। अगर ऐसे मिश्रण हो, दो, एक प्रबल अम्ल ले लें एक दुर्बल अम्ल ले लें और उसका NaOH से अनुमापन करें, तो इस विधि द्वारा किया जा सकता है इनके मिश्रण का, दुर्बल है ना और प्रबल अम्लों के मिश्रण का अनुमापन इस विधि से किया जा सकता है। और चौथा जो इसका लाभ है वो है कि इससे दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार का भी अनुमापन किया जा सकता है ना। दुर्बल और दुर्बल क्षार के अनुमापन, ये जो हमने चौथा उदाहरण पढ़ा था, इसमें इंडिकेटर बड़ा दिक्कत से रीडिंग देता है ना। इसमें इंडिकेटर का प्रयोग करने पे थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए इस विधि से बहुत सुगमता से चालकता मूलक विधि से अनुमापन बहुत सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, इसलिए इसको इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये रहा चालकता मूलक अनुमापन, बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में खूब पूछा जाता है ना। तो समय और कितने मार्क्स का पूछा गया उसके हिसाब से इसको आप छोटा बड़ा करके लिख सकते हो, है ना। तो ये अंतिम, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो चैप्टर है उसका ये अंतिम टॉपिक था। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।